हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ आपका जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं इस समय। उसी क्रम में हमारा जो आज का वीडियो है यूपी टेट 2013 पेपर 2 मतलब जूनियर लेवल का पेपर है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? फर्स्ट ऑप्शन मिश्रित विधि, ये स्मरण की विधि है। सेकंड ऑप्शन विचार साहचर्य विधि, ये भी स्मरण की विधि है। कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक और दो दोनों। थोड़ा सा हम लोग मिश्रित विधि समझते हैं, किसमें होता क्या है। मिश्रित विधि में आप मानिए कि ये आपका क्या है, पाठ, आपका पाठ है। तो मिश्रित विधि कहती है कि आप एक बार पूरे पाठ को पढ़िए, फिर जब आप एक बार अपने पाठ को पढ़ लेते हैं तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कर कर याद करिए। ये आपका मिश्रित विधि है। विचार साहचर्य विधि क्या कहता है? विचार साहचर्य विधि जो है वो कहता है कि आपके पास जो भी पूर्व का ज्ञान है, उस पूर्व के ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर जो भी आप याद करते हैं, वो क्या है? विचार साहचर्य विधि। कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? सबको पता है, कुत्ते पर। तो आपका खरगोश फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड चूहा भी गलत। कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुत्ता। पावलोव ने क्या किया था? 4 स्टेजेस बनाए। एक, खाना। जब खाना देते थे तो कुत्ता क्या करता था? रिस्पॉन्स करता था। ये कब? अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत के पहले। पावलोव ने क्या देखा कि जब कुत्ते को कोई खाना दे रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ये नेचुरल बात है, सारे कुत्ते करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? घंटी बजाई और देखा रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स नहीं आया। समझिए, खाना देकर रिस्पॉन्स देना हर एक कुत्ते की आदत होती है, लेकिन घंटी देखकर रिस्पॉन्स करना कोई भी कुत्ता लार नहीं टपकाएगा। आप घंटी बजा रहे हैं, बजाइए, कौन कुत्ता लार टपकाएगा? तो कोई भी नहीं टपकाता है। तो ये अनुक्रिया के पहले। अब पावलोव ने सोचा क्या कि ये तो मैं कर सकता हूँ, घंटी से रिस्पॉन्स करा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिन खाने के साथ घंटी को बजाया और कुत्ता क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। खाने के साथ पहले वो घंटी बजाते थे और 2-3 सेकंड बाद खाना देते थे। ये क्रिया कुछ दिनों तक किया। कुत्ता धीरे-धीरे रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, लार टपकाना शुरू कर दिया और एक स्टेज ऐसा आया कि जब पावलोव ने घंटी बजाया तो कुत्ते को ये लगा कि अब मुझे खाना मिलेगा, उसने रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये पावलोव का नियम है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, सीखने के वक्र। सीखने के वक्र क्या हैं? जो सीखने का वक्र होता है वो प्रगति का सूचक होता है। आप अधिगम का एक कोई भी वक्र बनाइए, वक्र ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। ये किसका सूचक है? ये आपका प्रगति का सूचक है, आप बढ़ ही रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ दूर तक जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, तो ये किसका हो जाएगा? पठार का। लेकिन ये किसका है? प्रगति। प्रगति का मतलब आगे और पठार का मतलब अवरोध। कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। ये आपका क्या दर्शाता है? सीखने की गति में क्या बदलाव आ रहा है? ऊपर की ओर प्रगति और नीचे की ओर पठार। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है विषय वस्तु का, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी की आयु का, थर्ड ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता का। बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही है। हर एक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय होता है और उसके सीखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, रुचि होती है, गति होती है, अलग-अलग होती है। आप आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की रुचि, क्षमता, गति अलग-अलग होगी। तो अगर कोई प्रभावी टीचर है, तो वो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता देखेगा। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उन पर ध्यान रखकर पढ़ाएगा, जिससे हर एक छात्र की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार पढ़ा सके। कौन-सा? वैयक्तिक भिन्नता
बहुत ज़रूरी है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, कुर्ट लेविन एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार क्या है कि समूह स्थिर कभी होता ही नहीं। कोई भी ग्रुप हो, वो स्थिर नहीं होता। इसमें लगातार अंतःक्रियाएँ होती हैं और बदलाव होते रहते हैं। अब देखिए, आप समझिए आपका ग्रुप है। इसमें क्या होगा, सारे ग्रुप मेंबर एक-दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। कुछ ग्रुप मेंबर रिटायर होंगे, फिर नए ग्रुप मेंबर आएँगे, तो लगातार अंतःक्रियाएँ होती हैं और इसमें बदलाव होता है। तो ये आपके कुर्टलेविन का था। तो जो कुर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग गतिशीलता का नियम कहते हैं। तो कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन परस्परता का नियम गलत है, रचनात्मकता का नियम भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। देखिए, अभिवृत्ति दिया है फर्स्ट ऑप्शन, ये गलत है। सेकंड आपका स्वीकार्यता भी गलत है। थर्ड बचने भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो वह व्यक्ति क्या करता है? वातावरण, परिस्थितियाँ और अन्य सामाजिक लोगों के साथ बेहतर एडजस्टमेंट समायोजन करता है। इ इसलिए कौन-सा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगर तालमेल सही ना हो तब क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तुरंत तनाव की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। जो सृजनशीलतावाद है, ये छात्रों को अपने ज्ञान स्वयं बनाने की आज़ादी देता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो शिक्षक होता है, वो केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, इसलिए आपका कौन-सा? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? एक मनोवैज्ञानिक है कैटेल, उन्होंने ही बुद्धि का तरल सिद्धांत या उसी को मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, ये उन्होंने कहा था। आरबी कैटेल वो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार बताए थे। एक बुद्धि को तरल बुद्धि, जो जन्मजात से ही तर्क पर आधारित होती है, और एक बुद्धि को उन्होंने ठोस बुद्धि बताया था, जो अनुभव और शिक्षा पर आधारित होती है। कौन? मोज़ेक मॉडल, आरबी कैटल, इसी को तरल बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि के तरल मॉडल भी कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन-सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? देखिए, कौन-सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए? देखिए, मापक उपकरण के लिए अगर सर्वाधिक वांछनीय की बात करेगा, तो वो क्या होगा? विश्वसनीयता। आप कोई भी जो है टेस्ट करेंगे, अगर उसमें विश्वसनीयता नहीं है, तो फिर वो टेस्ट किस काम का? आप बुखार का टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट है, आप शरीर अपने बॉडी चेकअप कर रहे हैं, अगर उसमें रिलायबिलिटी ही नहीं है, आपकी विश्वसनीयता ही नहीं है, तो वो किस काम का है? क्योंकि हर एक टेस्ट का अलग-अलग समय होता है और उसका परिणाम लगभग सामने आना चाहिए। जैसे हम आप हैं, हम आप जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे के अंदर ये विश्वास नहीं है कि टीचर सही पढ़ा रहा है। क्या वो कभी मन लगा के पढ़ेगा? कभी नहीं पढ़ सकता है। इसलिए किसी भी मापक उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय क्या है? आपकी विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? थर्स्टन जो है, थर्स्टन और लिकर्ट, ये दोनों एटीट्यूड मापन से संबंधित हैं। और एटीट्यूड को हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बुद्धि गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभिवृत्ति। देखिए, अभिवृत्ति क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो हमारा नज़रिया होता है, उस नज़रिया को मापने के लिए विकसित किया गया था क्या? आपका ये अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण का मतलब सृजनात्मकता से है, क्योंकि जो
उत्सुकता होता है, इसका मतलब आपका जिज्ञासा। चाहे आप उत्सुकता कहिए, चाहे जिज्ञासा कहिए, और दोनों का जन्म कहाँ से हुआ है? सृजनात्मकता से। अगर बालक हमेशा नई चीज़ जाने और सवाल पूछे, यही क्या है? उत्सुकता है। तो ये किससे संबंधित है? आपका सृजनात्मकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, ये आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। प्रवाह भी है। मितव्ययिता, ये नहीं संबंधित है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये 3 तो हैं संबंधित, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है मितव्ययिता, ये नहीं संबंधित है। सृजनात्मकता के मुख्य 4 तत्व हैं। कौन-कौन से? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता है और लचीलापन है। ठीक है? तो कौन-सा? आपका थर्ड ऑप्शन मितव्ययिता का मतलब क्या है यहाँ पे? कम खर्च करने वाला। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गहने निम्न में किससे संबंधित हैं? जो गहने थे, गहने जो है अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है। इन्होंने श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 8 स्तर बताए हैं। कितने? 8 स्तर। और आठों के आठों स्तर की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? सरल से कठिन की ओर जाना। तो कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। कितने स्तर गहने ने दिए हैं अधिगम से संबंधित? अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित 8 स्तर। और इन आठों की खासियत क्या है? इन आठों की खासियत ये है सरल से कठिन की ओर जाना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, बुद्धि लब्धि को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आईक्यू से। आईक्यू बराबर क्या होता है? एमए बटे सीए इंटू 100%। 100%। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये कालानुक्रमिक आयु क्या है? सीए। सीए आपका वास्तविक, और कालानुक्रमिक आयु भी जो है हम लोग एमए। तो किससे संबंधित है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित रहता है। तो कौन सा आपका बौद्धिक गलत है? फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। ये अच्छा ऑप्शन ही है 4 का, थोड़ा-सा यहाँ है, ये भी गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए आपका सृजनात्मकता भी गलत, अभिरुचि भी गलत, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा व्यक्तित्व। ये सौरभ पीएफ का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर्स, ठीक है? और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? रेमंड कैटल के द्वारा बनाई गई थी और इसका उपयोग व्यक्तित्व के 16 अलग-अलग गुणों को मापने के लिए किया जाता है। इसलिए कौन-सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, चेस और कार्ड हैं। इनको किसमें वर्गीकृत कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लड़ाई वाले खेल, गलत है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, बौद्धिक वाले खेल हैं। शतरंज और कार्ड दोनों किसका गेम है? ये शारीरिक शक्ति के बजाय मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, मानसिक रणनीति की आवश्यकता होती है चेस में भी और प्ले कार्ड में भी। कौन-सा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। बिल्कुल बहुत ही सीधा है। कोई भी बच्चा हो उसके कॉग्निटिव मेंटल विकास के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? विद्यालय और कक्षा का अनुशासित शैक्षिक वातावरण। तो कौन-सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन-कौन से हैं? देखिए, अभिप्रेरणा के स्रोत पूछ रहा है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत में सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित कौन करता है? आवश्यकता। क्यों? समझिए, अगर आपका पेट खाली हो, भूख लगी हो, खाने की आवश्यकता है, तो अब आपको जो खाना है, यही आपका किसका कार्य करने लगेगा?
अभिप्रेरणा का। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपका पेट भर नहीं सकता है और आप लाख उपाय करेंगे, चूँकि खाने की आपको आवश्यकता है, इसलिए क्यों? क्योंकि आपको पेट भरना है, इसलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जो जननी होती है, तो यही खाना आपके प्रेरणा का कार्य करने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा का स्रोत जो हो सकता है, तो कौन-सा है? आपका आवश्यकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, उन्हें कहा जाता है। देखिए, जिस पर हम लोगों ने अभ्यास कर लिया, वो क्या कहलाता है? अधिगम। और जो वातावरण से मिलता है, वो क्या कहलाता है? अर्जन। तो यहाँ अभ्यास के कारण होते हैं, मतलब विद्यालय के द्वारा, बार-बार अभ्यास के द्वारा, व्याकरण सीखने के द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और अधिगम को हिंदी में सीखना भी कहा जाता है, तो कौन-सा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? सबसे पहले जो नहीं होता है, उस पर आपका दिमाग जाना चाहिए, तुरंत उसको हाइलाइट करना चाहिए। अब इसमें पहचान पहचान जो है, मेमोरी की प्रक्रिया में जो पहचान है, सबसे पहले यही आता है। फिर क्या आता है? धारण करना आता है। फिर आपका पुनर्स्मरण या याद करना आता है। जो अनुभूति है ना, अनुभूति अनुभूति जो है आपका, स्मृति ना होकर अनुभूत संवेग है। ये जो फीलिंग है आपकी संवेगों से जुड़ी हुई है, इसलिए यह मेमोरी की तकनीकी में नहीं आता है, मेमोरी के चरण में नहीं आता है। तो आपका कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। जो मैस्लो थे, उनके अप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो जो है, इन्होंने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था और उसमें बताए थे कि जो मनुष्य है, पहले बुनियादी ज़रूरतें, जिसको हम लोग भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, ये कर पूरी करता है, फिर जो है आत्मबोध की ओर बढ़ता है। तो आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन-सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व गलत हो जाएगा। प्रजातांत्रिक नेतृत्व बिल्कुल प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि एक जो मुखिया होता है, लोग उसके सुझावों को अच्छे से सुनते हैं। जैसे घर के मुखिया के सुझाव को सब लोग सुनते हैं, वैसे वरिष्ठ शिक्षक या प्रधानाध्यापक के सुझावों को सब लोग सुनते हैं और मिल-जुल कर कार्य को अंजाम देते हैं, वही सब कुछ निर्णय लेते हैं। तो विद्यालय का माहौल सकारात्मक करने के लिए प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक को प्रजातांत्रिक नेतृत्व करना चाहिए। कौन-सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये देवर महोदय का है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड भी गलत, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने कहा था? ड्रेवर महोदय ने कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? आप समझिए, शैशवावस्था में हैं, आप अनुकरण करके सीख रहे हैं, बाल्यावस्था में पहुँचे, थोड़ा बहुत पीयर ग्रुप के साथ खेलना शुरू कर दिए। फिर जैसे-जैसे आपकी अवस्था बढ़ी, आप किशोरावस्था में पहुँचे, किशोरावस्था में अत्यधिक दबाव होता है। दबाव किसका होता है? दबाव होता है आपके करियर से संबंधित, धीरे-धीरे हर एक चीज़ का दबाव और प्रेशर महसूस होता है। इसीलिए किशोरावस्था को दबाव का काल, तनाव का काल, तूफ़ान का काल, संघर्ष का काल, ये सब कुछ कहा जाता है। तो कौन-सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभी हम लोग अभिवृत्ति की बात करें, यहाँ पर संज्ञान परक दिया है, बिल्कुल है। क्रिया परक भी अभिवृत्ति होती है, संवेगात्मक भी होती है, इसका मतलब उपर्युक्त सभी। जो अभिवृत्ति है, इसके मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, प्राइमरी लेवल में भी आया हुआ है।
आज जूनियर लेवल के पेपर में देख रहे हैं उसमें भी आया हुआ है। अभिवृत्ति जो है संज्ञान 3 जो पक्ष हैं उसमें पहला संज्ञान है, फिर संवेग है और फिर क्रिया है। कौन-सा 4th ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है। फर्स्ट बुद्धि क्या है? बुद्धि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी है। बिल्कुल दोनों 1 और 2 दोनों सही है। इसमें दे रखा है या 1 या 2 गलत हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगर आप बिना देखे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो किसके कारण सोच रहे हैं? बुद्धि के कारण सोच रहे हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन और सीखने की क्षमता तो है ही। नेक्स्ट प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है, जो अधिगम का संबंध किससे है? बोध से है। कौन तर्क गलत, चिंतन गलत, 3rd ऑप्शन आपका सही होगा। चूँकि अगर आप सीखने में योग्यता को प्रेरणा में उपलब्धि को जानते हैं, तो जो आप का अधिगम है, अधिगम का संबंध बोध से। क्यों? क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी, सही मायने में अधिगम तभी पूरा होता है जब आपको बोध महसूस हो जाए। बोध महसूस होने का मतलब यहाँ किससे है? कि जब आपने जो कुछ भी सीखा, उसके बारे में आप जान जाएँ, उसके बारे में समझ जाएँ और उसे जो है समाज में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो यही कहलाता है बोध। नेक्स्ट थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने व्यक्तित्व के लिए चिंतन और कल्पना शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन-सा शारीरिक गठन और शक्ल सूरत आपका गलत है, रचनात्मकता और मौलिकता भी गलत है, समायोजन और बुद्धि भी गलत है। थॉर्नडाइक महोदय ने चिंतन और कल्पना ये 2 शब्द को समझकर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया हुआ है। कौन-सा सही हो जाएगा? आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रतिपकारी अवरोध, थर्ड कह रहा है प्रतिबोधित अवरोध, तो फोर्थ कह रहा है प्रतिच्छादित अवरोध। तो इसका जो प्रतिपकारी अवरोध है, ये भूलने का सिद्धांत है। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई नया सीखा हुआ ज्ञान है और उसे पुराने याद किए हुए ज्ञान को अगर आप कर रहे हैं, तो जो बाधा डालता है, उसी को कहा जाता है क्या? प्रतीपकारी अवरोध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भगनासा ये दर्शाता है, तनाव भी दर्शाता है, किसका? मानसिक विकार। तो भगनासा भी है, तनाव भी है, चिंता भी है। ये तीनों दिखाते हैं क्या? मानसिक विकार को, केवल आपका संबंध नहीं दिखाता है। चूँकि मानसिक विकार का संबंध लक्षण ही नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रिया का लक्षण है संबंध। तो कौन-सा? आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों ये 2013 यूपी टेट का जूनियर लेवल का पेपर था, सीडीपी का जिसको हम लोगों ने हल किया। आप लोग कमेंट में स्कोर को ज़रूर बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे सब सब लोगों का जो है अच्छे से यूपी टेट निकल सके। हम लोग टारगेट में लेके चल रहे हैं 120 नंबर आपका 150 में, तो ये टारगेट पूरा करने में आपकी मेहनत बहुत मायने रखती है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, अच्छा स्कोर लेंगे। हम बार-बार कह रहे हैं कि यूपी टेट फैक्ट पर आधारित है। आपने देखा शिक्षण किस ढंग से यूपी टेट में पूछ रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पूछता है और फैक्ट वो चीज़ है कि उसको थोड़ा-सा आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तब जाके आप उत्तर को सही कर पाएँगे। नहीं तो जो चारों विकल्प हैं, वो चारों विकल्प कहीं न कहीं इतना सेम दे देता है कि आप कन्फ्यूज़ होकर प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।